जी कैफ फॉर बिजनेस लॉ। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है लेक्चर नंबर 1। आज का लेक्चर बेसिकली ओरिएंटेशन है, इंट्रोडक्शन है आपका टीचर के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और कुछ प्लानिंग मैटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं कि हम किस तरीके से अपना कोर्स जो है उसको कंप्लीट करेंगे। आज हम कोई लॉ का कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन याद रखें आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर करना है कि थ्रू आउट द सेशन हमारा प्लान क्या है, ताकि आपको पता हो कि आप किस तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, सब्जेक्ट से लेक्चर कितने होंगे, कब तक ख़त्म होने जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो प्लान हमारा क्या है आज के लेक्चर का? आउटलाइंस, टीचर ओरिएंटेशन, टीचर के बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, मेथडोलॉजी कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे, इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है और इसको हमने कवर कैसे करना है, और फिर कुछ सजेशंस होंगी मेरी तरफ से हाउ टू मैक्सिमम यूटिलाइज फिजिकल या ऑनलाइन सिस्टम। यानी आप क्लास में फिजिकली बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हैं, तो कुछ सजेशंस होंगी मेरी कि किस तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फिजिकल के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए कुछ अलहदा से इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए कुछ अलहदा से इंस्ट्रक्शंस शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैंने सीए क्वालिफाई किया 13-14 साल हो गए, और क्वालिफ़िकेशन के 1 साल के बाद मैं टीचिंग प्रोफेशन में आ गया था फुल टाइम बेसिस पे, और तब से अब तक फुल टाइम टीचिंग ही कर रहा हूँ। इसमें और भी कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ। सिर्फ एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट है आपका बिजनेस लॉ, लेकिन पढ़ा रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या ज़्यादा बेहतर ना होता अगर इसकी बजाय चार्टर्ड अकाउंटेंट की बजाय कोई LLB क्वालिफाइड पर्सन आपको पढ़ा रहा होता, कोई लॉयर पढ़ा रहा होता? ठीक है, देखिए पहला रूल ये है, जो जनरल रूल है, कि जो बंदा जिस फील्ड से रिलेट करता है ना, वो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। ठीक है, कतई नज़र इससे कि सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इस स्कीम से गुजरा है, उसे पता है कि देखिए हर जो एग्जामिनेशन बॉडी होती है ना, उसका टेस्टिंग स्टाइल, उसका चेकिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। आप अगर लाहौर बोर्ड के पेपर आपने दिए हो या इंटरमीडिएट बोर्ड के कोई पेपर दिए आपने किसी भी शहर से, तो उनका एग्जामिनेशन स्टाइल, मार्किंग सिस्टम डिफरेंट होता है। यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन स्टाइल, मार्किंग सिस्टम डिफरेंट है, और प्रोफेशनल बॉडीज का एग्जामिनेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। एक बड़ा डिफरेंस होता है वो ये कि नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, 15-20 नंबर के क्वेश्चंस, लेकिन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडीज में ट्रेंड ये होता है कि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस टेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को टेस्ट करना है। तो जो एग्जामिनेशन स्टाइल होता है उसके मुताबिक हमने अपने स्टडीज़ को प्लान करना होता है, स्टूडेंट्स को तैयारी उसके लिहाज से करवानी होती है। तो जो जिस फील्ड का बंदा हो ना, वो बेहतर होता है उस फील्ड के स्टूडेंट्स को तैयार करवाने के लिए। जैसे अगर चाहे मैं लॉ में जितना मर्जी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर LLB के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो उसके लिए मैं सूटेबल पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उनके एग्जामिनेशन स्टाइल का, स्टडी सिस्टम का अंदाजा नहीं। हालांकि टेक्निकल कंसेप्ट्स तो होंगे मेरे पास, लेकिन उनके सिस्टम का अंदाजा नहीं होगा। चूंकि ये जो पेपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैंने खुद भी पढ़ा है, मैंने खुद भी इसका एग्जाम दिया है, पास किया, तो मुझे पता है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है। एग्जामिनर अपने एग्जामिनर कमेंट्स में बता रहा होता है कि कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कब क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट हो तो स्टूडेंट ने क्या लिखना होता है। तो पहला रूल ये है कि जो जनरली जो भी चीज़ है, जो उस फील्ड का बंदा होता है वो बेहतर पोजीशन में होता है उस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि CA में और ACCA में सेम है। ठीक है, लेकिन हम जो CA के टीचर्स हैं वो अगर ACCA में जाके पढ़ाएंगे, उनका एग्जामिनेशन स्टाइल सिस्टम डिफरेंट है, वो हो सकता है उस स्कीम के एग्जामिनर के मुताबिक प्रिपरेशन ना करवा सके, और इसी तरह वाइस वर्सा। तो एक रीज़न ये है, मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि CA का हर सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ क्यों ना हो, चाहे वो इवन इंग्लिश क्यों ना हो, वो एक इसी स्कीम के बंदे को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो इवन इंग्लिश भी पढ़ाएगा ना, अगर उसको पता है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज बिजनेस लेवल पे कौन कौन सी वोकैबुलरी यूज होती है, कौन से सेंटेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, आप प्रोफेशनल जो राइटिंग होती है वो डिफरेंट होती है, जो एकेडमिक राइटिंग होती है वो डिफरेंट होती है।
ठीक है। तो बहरहाल इसीलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि नो डाउट जो LLB के लोग होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मेरा उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। उन्होंने सिविल लॉ भी पढ़ा, उन्होंने क्रिमिनल लॉ भी पढ़ा, मैंने सिर्फ सिविल लॉ पढ़ा, ठीक है, सिर्फ बिजनेस, उनका नॉलेज ज़्यादा है। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अहम चीज़ तो ये है कि आपको पढ़ाना कितना है, क्या जितना आपको पढ़ाना है वो मुझे आता है, अगर वो मुझे आता है तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट टीच करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेलेक्ट किया गया। लेकिन बहरहाल मैं ये हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि LLB क्वालिफाइड लोग जो ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकते, वो बिल्कुल पढ़ा सकते हैं और पढ़ा भी रहे हैं और अच्छा भी पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है पर्सनल कि जो उसी स्कीम का बंदा अगर पढ़ाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट की नेचर क्या है। देखिए नॉर्मली जब स्टूडेंट सब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं तो थ्योरी या न्यूमेरिकल, इन दो में क्लासिफिकेशन करते हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो ये जो बिजनेस लॉ पढ़ने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें 2-3 जगहों पे सिर्फ छोटी सी कैलकुलेशंस आती हैं जिनके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, वरना इसका मोर देन 90% सिलेबस जो है वो पैराग्राफ फॉर्म में है, जिसे आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कह सकते हैं। लेकिन याद रखें ये थियरी का सब्जेक्ट ना समझे, इसको है पैराग्राफ फॉर्म में, ये लीगल सब्जेक्ट है, ठीक है। थियरी का मतलब क्या होता है, थियरी का मतलब हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि अच्छा रटा लगाना है और जो क्वेश्चन आया उसको छाप देना है, ठीक है। इसमें रटा नहीं लगाना आपने, कुछ जगहों पे चीज़ें याद करने वाली ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा अहम चीज़ इसमें कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अगर आपने याद तो कर लिया लेकिन कंसेप्ट को समझ नहीं पाए तो फिर आप केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे। और ख़ास तौर पे ये चीज़ जहन में रखिएगा, लॉ के जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं ना, इनमें बाज़ कुछ जगहों पे एक एक लफ्ज़ से लीगल प्रोविजन चेंज हो जाती है, एक एक वर्ड से लीगल प्रोविजन चेंज हो जाती। तो आपने जब चीज़ों को याद करना है ना, जिस चीज़ों को समझना है, तो जैसे जैसे मैं आपको समझाऊं कि इस लफ्ज़ का ये मतलब निकलता है, लेकिन अगर इस वर्ड को चेंज करके ऐसे कर लें तो इसका ये मतलब बन जाएगा, आपने भी उस तरीके से तैयार करना है। और याद रखें सिर्फ एक सेंटेंस है नहीं, बल्कि क्या कह रहा हूं, एक एक लफ्ज़ से मतलब चेंज हो सकता है। तो लॉ है, आपने इसको ध्यान से पढ़। हाँ, जब एक दफ़ा चीज़ समझ आ जाए ना, लॉ में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्वेश्चन जो पूछता था वो ये कि सर क्या हम लॉ को अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, या कि जो बुक में अल्फाज लिखे हुए हैं एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में लिखना ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा लॉ में क्या क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट, क्या सर मैं अब क्या जो जैसे बुक में लिखा हुआ है एज इट इज़ उसको लिखना याद करना ज़रूरी है, कि क्या मैं अपने अल्फाज में याद कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि ICAP ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है। उसमें ICAP कहता है बिल्कुल कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो लीगल वर्ड्स हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे अकाउंटिंग अगर आप पढ़ते हैं तो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा डेबिट और क्रेडिट। ये अगर आपको अल्फाज मुश्किल लगते हैं ना, डिक्शनरी खोल के इसका आसान अल्टरनेट आप ढूंढ लें तो उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म्स है, इनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। लेकिन इसकी बेस पे जो रूल्स हैं वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक याद कर सकते हैं। जैसे आप वो रूल बनाते होते हैं, क्या इंक्रीज इन एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट एंड डिक्रीज इज क्रेडिट, इस तरह के रूल्स बनाते हैं ना, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये आप अपने अल्फाज में बना सकते हैं। लेकिन सेंटेंस जैसे मर्जी बनाए याद करने के लिए, समझने के लिए, वो कर सकते हैं आप अपने अल्फाज में। लेकिन डेबिट और क्रेडिट का वर्ड जो है इसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते दूसरे वर्ड। उसी तरह लॉ में कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा लीगल टर्मिनोलॉजीज को सेम रखते हुए बाकी के अगर अल्फाज में आप कुछ चेंज, बाकी कंसेप्ट जो है अपने अल्फाज में बताना चाहें तो बता सकते हैं। ICAP कहता है, जरा गौर से सुनिएगा बात, कहता है वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम। बात समझ आ रही? वर्ड्स में बी डिफरेंट बट कंसेप्ट शुड बी सेम। क्या कहना चाह रहा है, आप अपने अल्फाज में लिखना चाहें लिख सकते हैं, अल्फाज बदल लें, कंसेप्ट ना बदलें। ये ना हो लॉ का कंसेप्ट कुछ और कह रहा है, जब आप उसको अपने अल्फाज में लिख रहे हो तो उसका कंसेप्ट कुछ और बन जाए। इसीलिए हम शुरू में जब पढ़ रहे होते हैं ना स्टार्ट में, स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप अपने अल्फाज ना लिखें, जो लिखा हुआ वैसे ही याद करें। जब 1.5-2 महीने गुजर जाएं,
आप कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएं, आप लॉ की ऊंच नीच को समझना शुरू हो जाएं, आपको पता चल जाए इन सेंटेंसेस में ये वर्ड क्रिटिकल हैं, इनको चेंज नहीं करना, तो फिर उसके बाद आप अपने वर्ड्स में लिखना शुरू कर दें, कोई इतराज नहीं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश थोड़ी वीक है, ठीक है, और जो स्टार्टिंग लेवल पे हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन यही है कि जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही आप याद कर लें। लेकिन लाजमी नहीं है, जब कुछ 1.5-2 महीने के बाद आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएं और आपकी इंग्लिश अच्छी, आप खुद से सेंटेंस बना सकते हैं, तो आपको खुली छुट्टी है, इजाज़त है, आप कंसेप्ट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, हमारे लॉ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, वो तो आपने लिखने ही अपने अल्फाज में होते हैं, उनका आंसर तो अपने अल्फाज में लिखना होता है आपने। बहरहाल, तो ये सब्जेक्ट जो है इसके लीगल नेचर है इसके, यानी आपने लीगल प्रोविजंस होंगी, लीगल प्रोविजंस को समझना है और उनकी बेस पे आपने केस स्टडीज को सॉल्व करना है। इसमें कंसेप्ट सबसे ज्यादा अहम है। प्री रेक्विजिट्स, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है? नहीं, कोई सब्जेक्ट जरूरत नहीं। डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या ये इजी सब्जेक्ट है या के डिफिकल्ट है? ये मॉडरेट सब्जेक्ट है, ना इजी ना डिफिकल्ट। सी में कुछ सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट भी है, ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल अगर आप देखें, हाँ इसमें कोई इक्का दुक्का टॉपिक ऐसे आएंगे जो डिफिकल्ट होंगे, लेकिन बहुत से टॉपिक ऐसे भी है जो इजी है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये सब्जेक्ट जो है ये मॉडरेट नेचर का है। पासिंग परसेंटेज, अच्छा पासिंग परसेंटेज के ऊपर मैं वो फोकस करवाना चाह रहा हूँ। ये अभी रिसेंटली स्कीम चेंज हुई है 1 अटेम्प्ट पहले। इससे पहले लॉ के साथ नॉर्मली स्टूडेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट उठाया करते थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग होता था। अब तो वो पीआरसी स्टेज पे चला गया। तो अब जो कैफ स्टेज पे लॉ के साथ जो दूसरा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, प्रोबेबली आप FR1 उठाते होंगे, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स बी लॉ के साथ FR1 रखा हुआ होना? हाँ ठीक। आपको ये पता है कि ICAP के जितने भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम से रिलेटेड ICAP अपनी वेबसाइट पे 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करता है। 4 डॉक्यूमेंट। पहली डॉक्यूमेंट क्या भला? क्वेश्चन पेपर। आपको पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के, ठीक है, 5-6 साल के, यानी 10-12 समझ लीजिए, इसके सारे क्वेश्चन पेपर ICAP की वेबसाइट पे मिलेंगे जो एक्चुअली हुए हैं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि पेपर किस तरीके से आता है, उस तरीके से आप तैयारी कर सकें। दूसरा, सजेस्टेड सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या है? सजेस्टेड सॉल्यूशन क्या भला? उस क्वेश्चन पेपर का सजेस्टेड सॉल्यूशन। लेकिन याद रखें उसके साथ लफ्ज़ सजेस्टेड लिखा हुआ है, जिसको ICAP ये कहता है ये सिर्फ स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए हमने सॉल्यूशन बनाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस पेपर का सिर्फ यही सॉल्यूशन बनता था। बाज़ औक़ात एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी बनते हैं, लेकिन हम सारे सॉल्यूशन तो आपको नहीं दे सकते ना। जैसे आप, छोटी सी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। अकाउंटिंग का पेपर है, उसने ट्रायल बैलेंस दिया है, नीचे एडजस्टमेंट में कहा कि आप डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करें एट द रेट ऑफ 10%। अब ये नहीं बताया स्ट्रेट लाइन मेथड के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये नहीं बताया उसने। तो जब नहीं बताया तो आप कोई भी अजम्पशन ले सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन की अजम्पशन लेते हैं क्योंकि आसान है, टीचर भी शायद ये सिखाते हैं, लेकिन आप चाहे तो रिड्यूसिंग बैलेंस की अजम्पशन भी ले सकते हैं। मुझे ये बताइए, जब ICAP इसका सजेस्टेड सॉल्यूशन अपलोड करेगा तो क्या वो ऑप्शन स्ट्रेट लाइन वाली के मुताबिक करेंगे या रिड्यूसिंग बैलेंस, दोनों में से किसी एक के मुताबिक अपलोड करें, या दोनों का अलग-अलग सॉल्यूशन बना के अपलोड करें कि अगर स्ट्रेट लाइन का मेथड है तो ये सॉल्यूशन होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस का है तो ये सॉल्यूशन होगा। ICAP दोनों के मुताबिक नहीं करता। ICAP सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के मुताबिक करेगा। हाँ, नीचे लिख देगा कि अल्टरनेट सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं। अल्टरनेट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि रिटर्न रिड्यूसिंग बैलेंस के मुताबिक भी पॉसिबल था, और अगर किसी स्टूडेंट ने रिड्यूसिंग बैलेंस के मुताबिक पेपर अटेम्प्ट किया, हमने वो भी चेक किया। तो याद रखिए, लॉ में भी जब आप क्वेश्चंस का सजेस्टेड सॉल्यूशन पढ़ोगे, सम टाइम ऐसा होगा आप कहेंगे सर ICAP ने तो ये लिखा हुआ है, आपने भी बात तो तकरीबन यही लिखी हो, लेकिन आपने एक बात ज्यादा क्यों लिखी है, या ICAP ने एक बात ज्यादा क्यों लिखी है, ठीक है। बाजू का, या आपके अल्फाज कुछ और है, ICAP के अल्फाज कुछ और है। तो याद रखें, डिसीजंस हमारे सेम होंगे। जो लीगल केसेस होते हैं ना, इनमें हमने एनालिसिस देना होता है अपना, तो मेन डिसीजन में हमारा भी ठीक होगा, सेम होगा, ICAP का भी सेम होगा। क्या
कि लॉ इस चीज की इजाजत देता है कि नहीं देता, लेकिन जब हम बेसिस ऑफ डिसीजन को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो सम टाइम हम हो सकता है किसी और लीगल प्रोविजन का हवाला दें, और हो सकता है आईकैप किसी और लीगल प्रोविजन का हवाला दे, और जब लॉ देखें तो दोनों लीगल प्रोविजन एक ही सिचुएशन को हो सकता है डिस्कस कर रही हूं। ऐसा पॉसिबल है और होता भी है कि एक ही सिचुएशन पे दो लॉज अप्लाई हो रहे हों, दो लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही हो। ठीक है, आप चाहें तो दोनों का रेफरेंस दे दें अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर एक का भी रेफरेंस दे दें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा होगा आपने रिक्वायरमेंट ए का रेफरेंस दिया होगा, आईकैप के सोल्यूशन में रिक्वायरमेंट बी है, और मैं आपसे कहूंगा दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, एक स्टूडेंट का सोल्यूशन दूसरे स्टूडेंट के सोल्यूशन से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए का सोल्यूशन सही है, ए का गलत। हो सकता है दोनों का सोल्यूशन ठीक हो, या मे भी दोनों का सोल्यूशन गलत भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, आपके अल्फाज चेंज हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम नहीं हो, कंसेप्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट सेम है तो दोनों स्टूडेंट ठीक है, कंसेप्ट डिफरेंट है तो दोनों स्टूडेंट गलत होंगे। तो आईकैप की वेबसाइट पे एक मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर, दूसरे क्या मिलेंगे सजेस्टेड सॉल्यूशन, तीसरा मिलेगा एग्जामिनर कमेंट्स। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं भला? जो आपका पेपर चेकर होता है, जब वो पेपर चेक कर रहा होता है तो उससे पता चलता है इस सवाल में स्टूडेंट ने ये गलतियां की, इस सवाल में स्टूडेंट ने ये गलतियां की। हर क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट कर रहे होते हैं वो उनकी लिस्ट बनाता है और वेबसाइट पे अपलोड करता है। इसे कहते हैं एग्जामिनर कमेंट्स। इसे क्या कहते हैं? जरा सोच कर मुझे बताइए, आईकैप ये एग्जामिनर कमेंट्स क्यों अपलोड करता है? क्यों अपलोड करता है? ताकि स्टूडेंट्स इनको पढ़ें और नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये एरर्स ना करें। अच्छा बताइए, अगर आईकैप आपको फेल करना चाह रहा होता तो कभी एग्जामिनर कमेंट शेयर करता आपके साथ? कभी सजेस्टेड सॉल्यूशन शेयर करता? वो तो हो सकता है पास्ट पेपर भी शेयर ना करता आपके साथ, लेकिन आईकैप ये सारी चीजें शेयर कर रहा है आपको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट इससे फायदा नहीं उठाते। जैसे आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हुए हैं? हर अभी तो आपकी क्वालिफिकेशन शुरू हुई है, ठीक है, लेकिन आपने इससे पहले कितने स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने पिछली अटेम्प्ट में कैफ का कोई ना कोई पेपर दिया हुआ है? और आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े थे? पता तो होता है पढ़े थे, देखो सिर्फ 20% तकरीबन। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इन चीजों को नहीं कंसीडर करते हैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछे ना तो सबसे अहम चीज, आपका क्वेश्चन पास पेपर भी इतने अहम नहीं, सोल्यूशन भी अहम, एक और चीज भी होती है, 3 चीजें बताई ना, होती है मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है भला? कि सोल्यूशन तो कंप्लीट दे दिया, सोल्यूशन में ये चीज लिखते तो आपको इसका 1 नंबर मिलता, ये चीज लिखते तो इसके 2 नंबर मिलते। यानी सोल्यूशन के भी हिस्से करके बता दिया, इस हिस्से के इतने नंबर थे, इस हिस्से के इतने नंबर थे, इस हिस्से के इतने नंबर थे। आप खुद से भी वैल्यूएट कर सकते हैं, मैंने ये चीज लिखी थी या नहीं लिखी थी, इसके मुझे मार्क्स इतने मिले होंगे। 4 चीजें मार्किंग स्कीम। लेकिन स्टूडेंट क्या करता है, इनमें से एक चीज भी नहीं देख रहा होता, ठीक है, वो टोटली टीचर या जो बुक है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिए, हम टीचर्स ज्यादातर आपको पास्ट पेपर्स करवाते हैं, क्लास में भी करवाते हैं, हम असाइनमेंट भी देते हैं, लेकिन हम सारे के सारे पास्ट पेपर्स नहीं करवा सकते, लिमिटेशन है ना। 100 लेक्चर्स हैं मैक्सिमम, और 1 घंटे सवा घंटे का लेक्चर है, इसके अंदर ही सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, इसके अंदर ही प्रैक्टिस भी करवानी है, इसके अंदर ही एमसीक्यूज भी सिखाने हैं आपको। तो इतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन क्लास में करवाया जाए। इसीलिए आपको कुछ केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। और ख़ास तौर पे पूरे सीए कैरियर की एडवाइस दे रहा हूँ आपको, किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें उसके एग्जामिनर कमेंट्स ज़रूर पढ़ा करें। सबसे अहम रिसोर्स जो है ना एग्जामिनर कमेंट्स है, कि क्या गलतियां करते हैं। मैंने खुद जब मैं स्टूडेंट था तो बहुत सी चीज़ें एग्जामिनर कमेंट से मैंने सीखी थी और वो आगे पेपर में काम भी आई थी। वो गलतियां फिर ज़हन में बैठ जाती हैं और ख़ास तौर पे बंदा उनका ध्यान रखता है। बहरहाल, तो पासिंग परसेंटेज कंपैरिजन करवा रहा था मैं आपका अकाउंटिंग के साथ इस सब्जेक्ट को। अगर आप देखें तो जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ना, इनमें पासिंग परसेंटेज ज़्यादा है, और ये जो लीगल सब्जेक्ट है या थ्योरेटिकल कल है, इसमें पासिंग परसेंटेज कम है। बज़ाहिर दिखने में ये लगता है पहली नज़र में कि शायद ये सब्जेक्ट मुश्किल है और ये आसान है,
यही लग रहा है ना कि ये इसमें पासिंग परसेंट 27% है, इसमें 40% है, तो क्या नतीजा निकलता है पहली नज़र में कि ये सब्जेक्ट पास कर, ये सब्जेक्ट मुश्किल है और ये आसान। हालांकि उलट है बात, ये सब्जेक्ट आसान है और ये मुश्किल है। ये आसान या मुश्किल, भाई ये कैसे है? अगर ये सब्जेक्ट मुश्किल है तो उसमें पासिंग परसेंटेज ज़्यादा क्यों है, और ये आसान है तो पासिंग परसेंटेज कम क्यों है? आप में से जितने स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने अकाउंटिंग भी FR1 भी रखी है, जिन्होंने फॉर एग्जाम्पल के साथ हो सकता है टैक्स भी रखा हो, जिन्होंने हो सकता है आपने इसके साथ बिजनेस लॉ भी रखा हो, या शायद कॉस्ट काउंटिंग भी रखा हो, अगर सर्वे करवाया जाए ना आपसे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे FR1 काउंटिंग। 50% के करीब मेरा आइडिया रफ एस्टिमेट है, 50% के करीब स्टूडेंट कहेंगे FR1, ठीक है। 25% कहेंगे हमारा फेवरेट टैक्स है, 15% कहेंगे हमारा फेवरेट कॉस्ट, और शायद ही वो मुश्किल 10% के करीब स्टूडेंट कहें कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस लॉ। इसकी रीज़न क्या है? आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आप अकाउंटिंग को पसंद कर, मैं भी जब स्टूडेंट था मेरे साथ भी ऐसा ही था, मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ, मुझे भी अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत पसंद था। अकाउंटिंग के क्वेश्चन करते करते पता ही नहीं चलता था टाइम कैसे गुजरा, 3-3 4-4 घंटे बैठे बैठे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करते थे। लेकिन जैसे ही कोई थ्योरी का सब्जेक्ट सामने खुलता था ना, 10-15 मिनट रीडिंग कर, उसके बाद बोर हो जाते थे, कभी लेट लिया, कभी घूमने फिरने चले गए, कभी इधर उधर की चीज़ें डिस्ट्रैक्शन देखना शुरू कर दें। तो जो बेसिक रीज़न है ना इनके पीछे वो ये है तो ज़्यादा मुश्किल, लेकिन स्टूडेंट इसको टाइम भी ज़्यादा देता है, स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पसंद करता है, टाइम भी ज़्यादा देता है, तो ज़्यादा प्रैक्टिस होने की वजह से इसमें पासिंग परसेंटेज और इसका टाइम भी कम रहता है। हालांकि दोनों के मार्क्स 100 हैं, लेकिन सेशन एंड पे आप खुद वैल्यूएट कीजिएगा, अपने दोस्त से पूछिएगा तुमने काउंटिंग कितने घंटे पढ़ी पूरे सेशन में और लॉ कितने घंटे पढ़ा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा ये डिफरेंस क्यों है। ये सब्जेक्ट आसान होने के बावजूद भी पासिंग परसेंटेज क्यों नहीं मेहनत करते, और ये मुश्किल होने के बावजूद भी पासिंग परसेंटेज ज़्यादा क्यों है, स्टूडेंट मेहनत करते हैं। तो मेहनत ही आपके सब्जेक्ट को आसान भी बनाएगी पास करना और मुश्किल भी बनाएगी। इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए मेरी सजेशन है आप डेली 1.5 से 2 घंटे आपने ज़रूर पढ़ने हैं, डेली 1.5 से 2 घंटे ज़रूर पढ़ने हैं। आपको असाइनमेंट साथ साथ में शेयर करता रहूँगा रिटर्न फॉर्म में, वो भी करने हैं। पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चीज़ें इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपको पहले दिन से अंदाज़ा हो क्या करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं। ये ना हो आखिरी दिन जब आप पेपर में जाएं तो आपको पता चले ओहो इसमें तो MCQs भी आने थे, MCQs तो हमें पता ही नहीं है। तो पहले दिन बता रहा हूं कि हमारा जो पेपर आएगा कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का। इसमें कोई ऑप्शन होगी क्या कि 12 क्वेश्चन हैं कोई से 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई ऑप्शन नहीं होगी। ICAP के किसी पेपर में किसी लेवल पे कोई ऑप्शंस नहीं होता, ऑप्शन क्वेश्चन नहीं होते। क्यों नहीं होते भला? ICAP सिलेक्टिव स्टडी को डिस्करेज करता है। जैसे ही आप एक क्वेश्चन की भी ऑप्शन देंगे ना, स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी की तरफ चला जाएगा। मैं रिस्क ले लेता हूं शायद ये स्टैंड में क्वेश्चन ना आए। ICAP सिलेक्टिव स्टडी को हाईली डिस्करेज करता है। ICAP एक होती है सिलेबस कवरेज, समंदर है ना समंदर, एक होती है उसकी सतह, एक होती है उसकी गहराई, ठीक है। ये ICAP का ओवरऑल रूल बता रहा हूं आपको सारे सब्जेक्ट्स में। ICAP किसी भी सब्जेक्ट की डेप्थ में इतना ज्यादा नहीं जाता, लेकिन ICAP कवरेज सारी इंश्योर करता है। यानी अगर आपने सिलेबस में टॉपिक सारे कवर किए लेकिन हर चैप्टर में कुछ थोड़ा बहुत रह गया कसर, आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपने टॉपिक्स तो जितने तैयार किए परफेक्ट किए, डेप्थ तक किए, एक एक एडजस्टमेंट एक एक चीज कर ली, लेकिन टॉपिक आपने 70% तैयार किए, 30% छोड़ दिए किसी वजह से, तो याद रखिए आपके पास होने के चांसेस कम है। इसीलिए जनरल रूल बता रहा हूं आपको, पूरे सीए कैरियर की एडवाइस दे रहा हूं। किसी भी एक टॉपिक के अंदर नहीं घुस जाना आपने कि इसकी इची बिची कर देता हूं मैं, नहीं। जब 60-70% तक चीजें समझ आना शुरू हो गई ना, उसके बाद आगे मूव कर जाएं। बाद में पीरियोडिकली हफ्ते 10 दिन के बाद रिवीजन करते रहे उस टॉपिक की भी, लेकिन ऐसा कभी ना सोचे। मैं भी स्टूडेंट था, कुछ जगहों पे मैंने भी ये गलती की कि ये टॉपिक ना इसको तो पूरे का पूरा फुड़काऊंगा तो फिर आगे जाऊंगा,
वो पूरा महीना टॉपिक खा जाता है और बाद वाले टॉपिक के लिए आपके लिए टाइम कम बच। तो याद रखें सिलेक्टिव स्टडी आपने यहाँ पे नहीं करनी। आपको कुछ चैप्टर्स बोरिंग लगेंगे, लॉ में कुछ चैप्टर्स आपको बोरिंग लगेंगे, 2 या 3 चैप्टर्स वही आते हैं, उनमें ज़्यादा केस स्टडीज नहीं होती। केस स्टडी जो होती है ना वो चैप्टर इंटरेस्टिंग होते हैं, उनमें केस स्टडी को डिस्कस करते हैं, वो कहानी की शक्ल में होती है, वो इंटरेस्टिंग होता है, केस स्टडी डिस्कस करते करते टाइम का पता नहीं चलता। लेकिन कुछ चैप्टर जिनमें केस स्टडीज नहीं होती वो ज़रा बोरिंग होते हैं स्टूडेंट के लिए। लेकिन आपने छोड़ना किसी को भी नहीं है। सिलेक्टिव स्टडीज जहाँ पे आपने की ना, CMA याद रखिएगा, एग्जाम में आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर छूटेगा, चाहे वो 2 नंबर का क्यों ना हो। तो इसीलिए हमारा 100 मार्क्स का पेपर है, कोई ऑप्शन नहीं है, 15 मार्क्स के MCQs होंगे। जैसे AFC या PRC जो भी आपने अभी PRC की अटेम्प्ट नहीं हुई, AFC में आपके CBBS पेपर होते थे ना, उसी तरीके। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अब आपने MCQs जो सॉल्व करने हैं अपनी आंसर शीट पे सॉल्व करने हैं, कंप्यूटर पे नहीं करना है। फिर इसके बाद 15 तकरीबन 35% क्वेश्चंस होंगे थ्योरी के और 50% पेपर होगा केस स्टडी बेस्ड। इन तीनों में फर्क क्या है? MCQs पहचान लेते हैं आप, एक स्टेटमेंट होती है, नीचे ABCD 4 ऑप्शन, तो कोई सी एक ऑप्शन करेक्ट होती है, सिलेक्ट करनी होती है, यह MCQs। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं भला, जो 35 मार्क्स के तकरीबन आएंगे, ऊंच नीच हो सकती है तकरीबन, जिसमें ICAP आपको कह देता है कि भाई ये चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करो, इस चीज़ के पॉइंट्स बताओ, इस चीज़ के एसेंशियल्स बताएं। वो आपने याद किए होते हैं, एज इट इज आप छाप देते हैं। वो ये आपका रट्टा को टेस्ट कर रहा है, आपकी मेमोरी को टेस्ट कर रहा है। लेकिन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो आपके कंसेप्ट को टेस्ट कर रहा होता है, आपके सामने कंसेप्ट्स बताते, रियल लाइफ सिचुएशन रखता है कि रियल लाइफ में अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो बताइए क्या करेंगे। हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसकी बेस पे उस नॉलेज को अप्लाई करते हुए बताना होता है कि इस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल ये अभी आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। अभी तो शुरू में आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन थ्योरी का है और कौन सा क्वेश्चन केस स्टडी का है। ठीक है, पहले तो हफ्ता 10 दिन इसी में गुजर जाएंगे, फिर उसके बाद जब दोनों में फर्क सामने आना शुरू होगा, फिर हम उसके बाद ये सीखेंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चन को थ्योरी वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, और केस स्टडी वाले क्वेश्चन को कैसे करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। जी, पेपर के बारे में कुछ पता चल गया? क्या हमारे पेपर में कैलकुलेशंस होंगी? सिर्फ 1-2 टॉपिक्स के अलावा बाकी कैलकुलेशंस नहीं है। कितने मार्क्स का पेपर? 100। क्या MCQs आएंगे? कितने मार्क्स के? 15 MCQs आएंगे। क्या हमने पेपर के ऊपर ही सॉल्व करना है कि आंसर शीट के ऊपर? आंसर। क्या केस स्टडीज हमारे पेपर में टेस्ट होंगी? यस, टेस्ट होंगी। कितनी? 50% तकरीबन। ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में और थ्योरी वाले रटे वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? रटे वाले क्वेश्चन में याद करके एज इट इज छापना है, केस स्टडी में एज इट इज नहीं छापना, आपने कंसेप्ट अपने अल्फाज में लिखना होता है। इसका मतलब ये हुआ अगर आप पूरी किताब का रटा भी लगा लेना लेकिन आपने केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं की, आप पास नहीं हो सकेंगे। फिर इसके बाद स्टडी मटेरियल क्या यूज करेंगे हम? 2 स्टडी मटेरियल, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आपने। एक है ICAP का स्टडी टेक्स्ट और दूसरा ICAP के स्टडी टेक्स्ट को ही सामने रखते हुए इसका समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया हुआ है हमने। ICAP के स्टडी टेक्स्ट को सामने रखते हुए क्या किया? इसका समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया हुआ है। जो हमारी बुक होगी वो इंशाल्लाह कुछ दिन में, मेरा ख्याल है हफ्ते में, 1 हफ्ते तक आ जाएगी। जब तक बुक नहीं आती आपको सारे नोट्स उसके सारे जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं प्रोवाइड करूँगा। आपने इधर उधर कहीं से कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्लास में बैठे बैठाए आपको सारी चीज़ें मिल जाया करेंगी। वो है आपकी मर्जी है, मेरी तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। आप दोनों में से जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। ICAP की बुक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारी वाली बुक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मर्जी आप। लेकिन किसी एक को सिलेक्ट करना है, दोनों को नहीं, वरना घूमते जाएंगे। दोनों में एक ही चीज़ लिखी हुई है। फर्क क्या है? इसमें थोड़ी हमने इजी लैंग्वेज कर दी, इसमें लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, वो समझना थोड़ा मुश्किल होता है, और समझने के बाद याद करना उसको, वो तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमने थोड़ा सा उसे स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। पास्ट पेपर के क्वेश्चन को सामने रखते हुए वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से उसको रीअरेंज किया है। ठीक है, बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है, दोनों में से कोई भी एक। मेरी रिकमेंडेशन, फैसला आपका है, रिकमेंडेशन मेरी क्या है? वाली बुक यूज करना। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी किसी हद तक मेरा ख्याल है कि आसान हो जाएगी।
बाकी फैसला आपका है। इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी आप लोगों के लिए, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो कैमरा के जरिए से देख रहे हैं। फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है? आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? क्लास में रेगुलर आना और पंक्चुअल। रेगुलर का मतलब क्या है? हर रोज आना, छुट्टी नहीं करनी। पंक्चुअल का मतलब क्या है? टाइम है। आप एक दिन छुट्टी करेंगे ना, आपके पास होने का चांस 2% कम हो जाएगा। 2% कम हो जाएगा। हमारे अगर 100 लेक्चर्स हैं और आप 50 छुट्टियां करते हैं आप, तो बताइए फेल, आप पक्के फेल है ना? समझ आ रही है आपको? तो एक दिन छुट्टी करेंगे, पास होने का चांस कितने % कम हो जाएगा? 2%। इसलिए कि समटाइम ऐसा भी होता है कि आज के जो कंसेप्ट है ना, वो कल के कंसेप्ट से भी जुड़े हुए हैं। एक चैप्टर के अंदर आपको होता है कंसेप्ट इंटरलिंक्ड होते हैं। तो एक दिन छुट्टी करेंगे कि 2-3 दिन उसका इफेक्ट आपको फील होता रहता है कि ये सर ने पता नहीं क्या बात कर दी है। अटेंटिव रहना है क्लास में। अटेंटिव का मतलब क्या होता है? फोकस्ड। फोकस होके बात सुनना है। क्या कह रहा? आपने मोबाइल क्लास में यूज नहीं करना। क्लास में मोबाइल यूज नहीं करना। फिर आस्क क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आपने पूछते रहना। कोई भी चीज आपको देखें, जब कभी भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, दरमियान में ब्रेक ले, जब उस टॉपिक का एक चेक पॉइंट आ जाएगा, आपसे पूछूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप पूछिए उसको। एक दफा नहीं, 10 दफा पूछिए। जितनी ज्यादा दफा पूछेंगे आपका भी भला होगा और आपके जैसे और भी स्टूडेंट होंगे। ठीक है? मैं भी जब स्टूडेंट था तो बाजू का ऐसा होता था, सर कहते थे क्लब पूछ लो, तो शर्म के मारे मैं नहीं पूछता था कि मैं सवाल पूछा मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरी सारे हंसाना शुरू हो जाए। ठीक है? लेकिन कोई ना कोई स्टूडेंट जब क्लास पूछ लेता तो दिल से उसके लिए दुआ निकलती थी कि हाँ ये सवाल तो मुझे समझ में नहीं आया था, अच्छा किया इसने पूछ लिया, मुझे भी समझ लगी सर ने एक्सप्लेन किया। तो ठीक है, तो आप क्वेश्चंस पूछे। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। वीकली टेस्ट होते हैं आपके, आपने वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। हर हफ्ते टेस्ट, उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। फिजिकल स्टूडेंट्स के लिए ये 2 बड़ी प्रॉब्लम, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो लाहौर से बाहर से आए हैं। हॉस्टल अच्छा सेलेक्ट कीजिएगा और अपने जो रूममेट्स हैं वो अच्छे सेलेक्ट कीजिएगा। इनमें अगर गलत सिलेक्शन कर ली ना तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट होती है। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट आके बाकायदा रो रहे होते हैं, सर हमारे जो रूममेट्स हैं ना वो ऐसे हैं, पढ़ने नहीं देते हमें। ठीक है? सेल फोन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इसको आपने क्लास के दौरान में इस्तेमाल नहीं करना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूं। पहली चीज, आप लेक्चर, हालांकि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप मोबाइल पे भी लेक्चर देख सकते हैं और आप लैपटॉप कंप्यूटर पे भी लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है आपको क्या कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे लेक्चर देखिए। आप बता सकते हैं, वैसे टेक्नोलॉजी से आप फेमिलियर होंगे, मोबाइल और लैपटॉप या कंप्यूटर, इनमें से कौन सी डिवाइस में ज्यादा फंक्शंस हैं? फंक्शनैलिटी किसकी ज्यादा है? मोबाइल की नहीं, लैपटॉप। उसमें ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, बल्कि अब तो विंडो 11 है, इसमें तो एंड्रॉइड ऐप्स भी चल जाती है मोबाइल वाली। ठीक है, तो इसमें ज्यादा फंक्शंस हैं, मोबाइल में इतने फंक्शंस नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन का अगर आप फुल बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं ना तो लैपटॉप या कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना बाद में टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए, सबमिट करवाते हुए और लेक्चर्स के दौरान में जो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं उनको वेल करते हुए आपको प्रॉब्लम्स होंगी। फिर आप बुरा भला कह रहे होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन ठीक नहीं होती, फिजिकली ठीक है। मेरा चले खैर मैं अपना पर्सनल व्यू तो नहीं बताया, छोड़े इसको, लेकिन बहरहाल बेहतर यही है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए से लेक्चर्स को एक्सेस करें। मोबाइल इस्तेमाल ना करना चाहे कर सकते हैं, कंपैटिबल है सिस्टम। तकरीबन हर, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके अगर ऑनलाइन एजुकेशन वेल करते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं, मोबाइल पे भी कंप्यूटर पे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कंप्यूटर पे। फिर आपने स्पीड, रेगुलर स्पीड यूज़ करनी है, स्पीड को डबल नहीं करना। देखिए जल्दी के चक्कर में ना अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट हो जाती है। 2 चीज़ें होती हैं, एक स्पीड है, एक कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। जब आप स्पीड बढ़ाते हैं, हमारा माइंड है ना, जब ये कोई चीज़ सुनता है तो उसको समझने के लिए कोई टाइम चाहिए होता है। ठीक है, दिमाग में चीज़ बिठाने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन जब आप स्पीड बढ़ाते हैं
हम सुन तो रहे होते हैं लेकिन बहुत सी चीजें समझ नहीं पा रहे होते। तो रेगुलर स्पीड में आपको लगेगा सर इतना स्लो स्लो की बोल रहे हैं, लेकिन उससे अंडरस्टैंडिंग आपके, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है हम जानबूझ के कोई एक चीज को 2-2 3-3 दफा दोहराते हैं, इसी वजह से कि ये चीज अहम है, स्टूडेंट के जहन में बैठ जाए। रेगुलर स्पीड में सुने, फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज ना करें। फ्लेक्सिबिलिटी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के पास कि जब मर्जी देख, सुबह देखना चाहे सुबह देखे, शाम को देखना चाहे शाम को देखे। लेकिन वो क्या करता है, सुबह कहता है मैं शाम को देखूंगा और शाम को कहता है मैं सुबह देखूंगा, लेक्चर इकट्ठे होते रहते हैं। ये है मिस यूज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपका ऑनलाइन वर्क, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा ना, वो ये होगा क्या आप डेली एक लेक्चर ले रहे हैं क्या नहीं। आपने डेली पढ़ना, जहां आपने एक दिन का भी ब्रेक दिया ना, उसके बाद ये गैप बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। और कीप सेल फोन्स अवे ड्यूरिंग स्टडीज, स्टडीज के दौरान में मोबाइल को दूर रखें। आपको पता है हमारी जिंदगियों में एक होती है, एक वर्ड होता है डिस्ट्रैक्शन, कि पढ़ाई करते हुए आपका जहन इधर उधर की चीज़ों की तरफ भटकता है, डिस्ट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगी ना पढ़ाई आपके लिए, उतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। जितना ज़्यादा फोकस होंगे उतना ज़्यादा बेहतर स्टडीज़ कर सकेंगे। हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा जो डिवाइस डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है वो पता है क्या है, मोबाइल। और हम जो सबसे ज़्यादा फोकस होके करने वाला काम है यानी स्टडीज़, उसको किस पे करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली डिवाइस पे, मोबाइल पे। एक लेक्चर कंप्लीट करते हुए कभी आपको कोई मैसेज आ रहा होता है, कभी फूड पांडा की तरफ से, कभी वो कोई जैज़ की तरफ से, कभी किसी तरफ से, कभी किसी तरफ से। तो याद रखें एक लेक्चर के दौरान में जैसे ही मैसेज डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक, आपको पता भी नहीं चलता कब आप वो मोबाइल पे लेक्चर सुनते सुनते यूट्यूब पे चले गए, कब आप फेसबुक पे चले गए, और आधे पौने घंटे बाद आपको याद आता है मैं तो लेक्चर ले रहा था। तो सम टाइम ऐसा होता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि मोबाइल फ़ोन जो है उसे अपने ज़िंदगियों से निकाल दें। मैं खुद हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा ख्याल है जितने इम्पोर्टेंट कंटेक्ट्स मेरे होंगे शायद आपके नहीं होंगे, मतलब बाज़ औक़ात अहम बातें भी करनी होती है, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहा हूँ, इसका इस्तेमाल मिनिमम कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं, यार ज़रूरत के वक्त तुम फ़ोन नहीं उठाते, ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा जो बज़ाहिर मेरा ये ख्याल है कि इसके फ़ायदे कम हैं और अब नुकसान ज़्यादा है। और आप भी कोशिश कर लें कि इसका इस्तेमाल कम करें। जितना ज़्यादा इस्तेमाल कम करेंगे मोबाइल का आपकी ज़िंदगी में, उतनी प्रोडक्टिविटी। बताना मेरा काम था, अमल करना ना करना आपका। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे आपके। अब चलते हैं हम, हाँ, ये एक स्टूडेंट अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो यूट्यूब वाले लेक्चर ले लें पिछले सेशन के, सिलेबस में अगर सर ज़्यादा चेंज नहीं आया तो यूट्यूब वाले लेक्चर ले लें। इसका जवाब सुनना। पहला क्वेश्चन, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, यस ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर यही होता है कि यूट्यूब वाले पुराने लेक्चर्स की बजाय लेटेस्ट और ओरिजिनल सोर्स से आप लेक्चर्स बाय करें। थोड़े से कॉस्टली पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ रीजन होती हैं, लेकिन इसके कुछ प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे जो यूट्यूब वाले लेक्चर्स हैं आउटडेटेड हो सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं ये इसलिए नहीं आपको बता रहा कि मैं मार्केटिंग बढ़ाना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करवाए, मुझे भी मेरा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर मेरा ये मकसद होता ना तो मैं इस क्लास में नहीं बल्कि इससे 1 महीना पहले जब स्टूडेंट डिसीजन कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से पढ़ूं, उस वक्त ये पॉइंट रिकॉर्ड करवा के ना सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंचाता। मैंने नहीं किया, क्यों? ताकि जिस स्टूडेंट ने जो डिसीजन करना कर ले। आप वो स्टूडेंट है और ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है ये वो स्टूडेंट है जो ऑलरेडी डिसीजन कर चुका है, ये कर चुका है, ये मेरी टारगेट मार्केट नहीं है, ये तो ऑलरेडी कस्टमर है। मैंने अगर बच्चा घेरना होता इसके जरिए से तो मैं उस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करवाता जब लोगों ने ये डिसीजन करना था। अब तो मैं सिर्फ जो ये डिसीजन कर चुके हैं उनको ये बता रहा हूं कॉन्फिडेंस देने के लिए कि उनको क्या क्या सर्विसेज मिलेगी जो कि यूट्यूब के थ्रू नहीं मिलेगी। वो क्या है? वो है यूट्यूब वाले लेक्चर रिस्क आउटडेटेड हो सकते हैं, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, आपको खुद शायद इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा,
स्टार्ट में सिलेबस में कोई रिवीजन नहीं आती, लेकिन ड्यूरिंग सेशन आई कैप रिवीजन इंट्रोड्यूस करवा देता है ड्यूरिंग सेशन। ये लास्ट सेशन में भी इस तरह हुआ, ड्यूरिंग सेशन कुछ चेंजेस आ सकते। तो इसीलिए अगर आप YouTube के लेक्चर्स की तरफ जाते हैं तो आपको रिस्क रहेगा, आई कैप ने कोई चेंज तो नहीं करवा दिया। अगर तो चेंज स्टार्ट में आई कैप ने बता दिया है, फिर तो आपका रिस्क बढ़ गया। अब आपको खुद से वो काम करना पड़ेगा, और फिर आप लोगों से पूछते रहेंगे क्या चेंज हुआ है, कौन सा चैप्टर है उसमें क्या चेंज आया है। और अगर ड्यूरिंग चेंज स्टार्ट में चेंज नहीं हुआ, ड्यूरिंग सेशन चेंज हुआ है, फिर भी टेंशन होगी आपको कि पता नहीं कोई चेंज हुआ है कि नहीं, चेंज हुआ है तो क्या हुआ। लेकिन जब आप किसी भी टीचर के साथ, किसी भी, सिर्फ अपनी बात नहीं करा, किसी भी टीचर के साथ अटैच हो जाते हैं तो सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर पे शिफ्ट हो जाती है। अब टीचर 24/7 हम लोग आई कैप के साथ जो है 24/7 से मुराद कि जैसे ही कोई चेंज आएगा फौरन हमें पता चल जाता है और हम स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई ये चेंज इस तरह, इसका ये इम्पैक्ट है। वरना आपको देखना पड़ेगा, दूसरे स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा, यार तुम टीचर सर से पढ़ते हो, बताओ कोई चेंज आया कि नहीं आया। तो इसमें आपका पीस ऑफ माइंड हो जाता है, आपको पता है कि कोई भी चेंज आया सर की जिम्मेदारी, सर मुझे करवाएंगे। फिर समटाइम एक तो चेंज इन सिलेबस हो सकता है पिछले सेशन के निस्बत और इस सेशन में। दूसरा, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। आज से 3-4 साल पहले लॉ का, बल्कि 3-4 साल तो दूर की बात है, आज से 2 अटेम्प्ट्स पहले जो पेपर था ना बिजनेस लॉ का, अब वो नहीं है, सिग्निफिकेंट चेंज है। ठीक है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि एक टॉपिक है ना, उसमें फर्ज कीजिए 4 कंसेप्ट्स हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट में आई कैप ने उसमें से कंसेप्ट नंबर 3 टेस्ट कर लिया। अब हमें टीचर को अंदाजा होता है कि इस चैप्टर में कंसेप्ट नंबर 3 अहम है, कंसेप्ट नंबर 1 अहम है। प्रीवियस अटेम्प्ट में कंसेप्ट नंबर 3 टेस्ट कर लिया, इस अटेम्प्ट में बताइए कंसेप्ट नंबर 3 टेस्ट करेगा? नॉर्मली नहीं करता। ये तो आपको भी पता है ना कि एक दफा जो टॉपिक टेस्ट कर ले प्रीवियस अटेम्प्ट में, अगले अटेम्प्ट में नॉर्मली वो कंसेप्ट टेस्ट नहीं करता। तो इस दफा किस कंसेप्ट के टेस्ट होने का चांस है? कंसेप्ट नंबर 1 का। तो हम टीचर्स क्या होते हैं, आई कैप का जो पेपर होता है ना प्रीवियस, उसको सामने रख के ट्यून अप कर लेते हैं अपने लेक्चर्स को कि पिछली दफा उसने ये चीजें पूछ ली, अब इनके ऊपर हमारा फोकस कम हो जाएगा क्योंकि इनके टेस्ट होने का चांस कम है। और अब जो दूसरी चीजें हैं इनके टेस्ट होने का चांस ज्यादा है, इनको ट्यून अप करो, इनके ऊपर ज्यादा फोकस कराओ, इनकी केस स्टडी ज्यादा करवाओ। लेकिन जो प्रीवियस लेक्चर होंगे वो प्रीवियस सेशन के मुताबिक फोकस्ड होंगे। ये डिफरेंस हो सकता है। और डिफरेंस का आपको, अब जाहिर है पास्ट पेपर की डिस्कशन तो अवेलेबल नहीं होगी। एक रीजन ये है आउटडेटेड लेक्चर्स यूज ना करने की। फिर दूसरी रीजन ये है आपको एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया। जैसे क्लास इस सेशन के दौरान में आपको कुछ मजीद, आपको ये भी माइंड में आप दिया गया है ना, इसके ऊपर आपने देखा होगा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आज के लेक्चर में जो जो चीजें डिस्कस करनी है मैंने वो सारी लिखी हुई है। ये भी आपको प्रोवाइड, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स होंगे उनके साथ ये प्रोवाइड नहीं होगा। फिर इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी चीजें हैं, ठीक है, वो मैं वन बाय वन अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जो एडिशनल, सिर्फ यूट्यूब वाले लेक्चर पे वीडियो होता है और नोट्स होता है, प्रीमियम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। फिर इसके बाद टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। आपको कंसेप्ट सुन तो लिया, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप टीचर से पूछ नहीं सकते। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट अगर आप किसी भी फोरम पे जाएं, सिर्फ मैं अपने साथ नहीं कर रहा, बाकी के टीचर्स की भी बात कर रहा हूं, कि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप हर एक ने क्रिएट किए होते हैं, आप जाएं, जब आपका दिल करे सुबह शाम आप क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर मिलता है। टेस्टिंग और फीडबैक ये बहुत अहम है, ठीक है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, लिखेंगे नहीं, आपकी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन नहीं होती। और खुद से अगर आप टेस्ट अटेंड भी कर लें, आपको कोई टेस्ट के चेक करने वाला कोई नहीं है, आपको फीडबैक देने वाला कोई नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा आपकी अप टू द मार्क प्रिपरेशन हुई या कि नहीं हुई। और फिर इलीगल और अनएथिकल तो है ही। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन क्या, मकसद क्या है इसका? पहला रूल, पहली चीज, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर ज्यादा बेहतर क्या है, ऑफिशियल लेक्चर लीजिए। हाँ, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो आप लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन फिर इन चीजों का ध्यान रखना है। आपको किसी स्टूडेंट के साथ अटैच हो जाना चाहिए जो कि आपको जो सिलेबस की चेंजेस है वो भी बताता रहे, और जो आपके जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका आंसर भी देता रहे। लेकिन जाहिर है उसका ऑथेंटिसिटी लेवल वो नहीं होगा जो एक प्रोफेशनल टीचर का होता है जवाब देने का। हो सकता है उसका भी कंसेप्ट, जितना उसका कंसेप्ट होगा उस हिसाब से आपको जवाब देगा। बहरहाल ये कुछ डिफरेंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया यूट्यूब के लेक्चर और ऑनलाइन वाले। आगे चलते हैं, मेजर रीजन ऑफ फेलियर।
इस सब्जेक्ट में फेल होने की बड़ी बड़ी रीजंस क्या हैं? लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस लाइक अकाउंटिंग, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की, जितना आप काउंटिंग को टाइम देते हैं उतना लॉ को टाइम नहीं देते। अगर प्रैक्टिस देखें, जो मैं अक्सर क्या करता हूं, जो हाथ आपका सारे सेशन में नहीं चला ना, एग्जाम में भी जाके वो हाथ नहीं चलेगा। सुनने से आपको कंसेप्ट तो समझ आ जाता है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करना है जब तक लिखेंगे नहीं, ये नहीं सीख सकते। एग्जाम में बैठ के फिर आपको ये समझ, ये क्वेश्चन पता है क्या लिखना है, केस स्टडी समझ आ गई है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है, ये समझ नहीं आ रहा। कई स्टूडेंट आते हैं पेपर के बाद आके कहते हैं सर सवाल मुझे समझ आ गया था, क्या लिखना है, बस लिखा नहीं गया उधर। क्यों नहीं लिखा गया? सारे सेशन में नहीं लिखा। रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड ना करना, ठीक है। थियरी के किसी भी पेपर में ना आपने देखा होगा, अकाउंटिंग के पेपर में रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्डाइज होती हैं। आप अगर फाइनल काउंट का कोई क्वेश्चन करें ना, 10 क्वेश्चन करें, उसमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है, नीचे एडजस्टमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट्स तकरीबन सब में एक जैसी होती है। क्या? इनकम स्टेटमेंट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं, इनकम स्टेटमेंट बनाएं, बैलेंस शीट बनाएं। आप इतने को एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाता है रिक्वायरमेंट क्या होगी। काउंटिंग में इसी तरह होता है ना। लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, लॉ में इस तरह नहीं होना चाहिए, इसलिए कि लॉ में एक ही सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। एक ही सिचुएशन डिफरेंट लॉज में डिस्कस हुई है, आपने उसको उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करना होता है। तो लॉ की केस स्टडी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए सबसे अहम चीज, आपने रिक्वायरमेंट को बार बार पढ़ना है, सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करने, एब्सेंटीज्म छुट्टियां नहीं करने, मोबाइल क्लास के दौरान में इस्तेमाल नहीं कर। तीसरी दफा बात ये आ रही है मोबाइल की, उसका मतलब है कुछ ना कुछ खास चीज तो है जिस वजह से मैं बार बार कह रहा हूं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। दूसरों के क्वेश्चंस को ना सुनना, ये एक रीजन होती है कि ये जो सवाल स्टूडेंट पूछ रहा है ये तो इसका सवाल है, मेरा थोड़ी है। मैं तो अभी जरा देख लूं, अभी मेरे पास 3 मिनट है, जब तक ये सवाल पूछेगा सर जवाब देंगे, 2-3 मिनट गुजर जाएंगे, 2-3 मिनट तक मैं मोबाइल चेक कर लेता हूं, मेरे को यह मैसेज तो नहीं आया हुआ। और 2 मिनट के बाद वही सवाल जो स्टूडेंट ने पूछा होता है दोबारा पूछ रहे होते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो जब कोई भी एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे तो उसके सवाल को ध्यान से सुने और अपने जहन में उसका जवाब लेके आए कि इसका जवाब, इससे आपकी अपनी टेस्टिंग भी हो जाएगी, और अगर आपको उसका जवाब नहीं आता तो सीख भी लेंगे। वीकली टेस्ट को अटेम्प्ट ना करना, ये भी रीजंस होती हैं। इनमें से कुछ रीजंस मेरे अपने एक्सपीरियंस की वजह से है और कुछ रीजन ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स में लिखी हुई है। उसमें कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है, मैंने आपको बताया 1.5 से 2 घंटे डेली आपने घर में जरूर पढ़ना है। इस सब्जेक्ट को 1.5 से 2 घंटे डेली जरूर पढ़ना है। होम असाइनमेंट्स आपको दी जाएंगी जिसमें डिफरेंट केस स्टडीज होंगी, रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, सर पढ़ लिया समझ आ गई, बस पढ़ लिया और समझ आ गई। पढ़ना और समझ आ जाना काफी नहीं है, बल्कि आपने क्वेश्चन को क्या करना है, रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अकाउंटिंग के क्वेश्चन को करते हैं। अकाउंटिंग के क्वेश्चन रोज सॉल्व करते हैं कि नहीं आप? अकाउंटिंग के पेपर, आपने अकाउंटिंग का पेपर पास किया ना, कोई नहीं किया हुआ? नहीं किया। चले, जिंदगी में कभी कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट किया होगा पास, तो उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं? जिस तरह न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरह आपने इस सब्जेक्ट की डेली प्रैक्टिस करनी है, फिर आप पास होने के काबिल होंगे। रिटन टेस्ट संडेज को रिवाइज करना है आपने, एक दिन रखें संडे, जिसमें आपने कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, बल्कि पिछले हफ्ते में जो कुछ पढ़ा हुआ है उस सारी को रिवाइज करना है। सर्विसेज यू विल गेट, यानी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं आपके साथ कमिट कर रहा हूं कि आपको प्रोवाइड करूंगा। स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज, इसका मतलब क्या है? स्मूथ का मतलब क्या है, जितना बर्डन पहले दिन उतना ही आखिरी दिन इंशाल्लाह। भागम भाग नहीं होगा। भागम, ये भी एक टेक्निक होती है हम टीचर्स के पास, कि शुरू में जो आधा 50% टाइम है ना, इस पे 25% सिलेबस कंप्लीट करवाया, और जो बाद वाला 50% टाइम है इस पे 75% करवा दिया भागम भाग, और फिर आखिरी 2-3 दिन में तो 3-3 4-4 चैप्टर हम पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ऐसे ना हो। यह है स्मूथ कवरेज। और टाइमली कवरेज का मतलब क्या है, आपके साथ जो डेट कमिट की गई है इंशाल्लाह उस 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस डेट पे सिलेबस कंप्लीट होगा और हो जाएगा, बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। और वो डेट क्या है बताइए, मैंने आपको डेट क्या डेट है? 30 जुलाई। 30 जुलाई। फिर रियल वर्ल्ड केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। लॉ में याद रखें, मैंने आपको बताया हमारे पेपर का 50% पोर्शन केस स्टडी पे बेस कर रहा है,
और केस स्टडी जब तक क्लास में हम डिस्कस नहीं करेंगे रियल वर्ल्ड की केस स्टडीज, आपको केस स्टडी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी ये होती क्या और कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्लास के दौरान में इंशाल्लाह हम रियल वर्ल्ड केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस भी क्लास में होगी, लेकिन याद रखें हर कंसेप्ट की पास्ट पेपर की प्रैक्टिस होगी, हर कंसेप्ट की पास्ट पेपर की प्रैक्टिस होगी, लेकिन हर कंसेप्ट के पास्ट पेपर के हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होगी। यानी अगर एक कंसेप्ट है उसमें पास्ट पेपर में 6 क्वेश्चन है, मैं आपको 2 या 3 क्लास में डिस्कस करवाऊंगा, बाकी 3 या 4 क्वेश्चन आपने घर जाके खुद करने होंगे, वो होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दूंगा। हाँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो पास्ट पेपर हमारे हर कंसेप्ट के साथ डिस्कस होंगे, लेकिन सारे के सारे 100% क्वेश्चन डिस्कस नहीं होंगे। कुछ क्वेश्चन अकाउंटिंग में भी इसी तरह होता था ना, न्यूमेरिकल में भी इसी तरह होता था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सर क्लास में करवाते हैं और कुछ होम असाइनमेंट देते हैं, उसी तरह करेंगे हम काम। फिर ये कुछ चीजें मेंटीमीटर माइंड मैप तो आपको पता चल गया क्या है। ये मेरी कोशिश होगी कि डेली बेसिस के ऊपर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ना, वो आपको पहले से रिटर्न फॉर्म में दे दिया जाए। इसका फायदा क्या होता है भला? अगर ये मैं चीजें आपको रिटर्न फॉर्म में ना देता तो आप क्या कर रहे होते? आप मुझे सुन भी रहे होते और ये सारी चीजें नोट भी कर रहे होते। ऐसे है ना, आपको तो नहीं पता सर जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ इसमें कौन सी चीज ज्यादा है मैं कौन सी नहीं, आप तो हर चीज को नोट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो होता क्या है, जब आप एट द सेम टाइम लिख रहे होते हैं, उसी टाइम सुन रहे होते हैं, तो आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 चीजों में। जबकि मैं ये चाहता हूं कि जब तक आप क्लास में मौजूद हैं आपका पूरे का पूरा फोकस मेरी तरफ रहे, आपको लिखने की टेंशन ना हो, ज्यादा से ज्यादा सुने और समझे। इसीलिए क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ भी इधर मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो क्लास के स्टार्ट में ही आपको रिटन फॉर्म में शेयर कर दिया जाएगा। आपको कोई बहुत अच्छी बात लगे उसको लिख सकते हैं, वरना सारी चीजें आपके पास मौजूद होगी, आपको खुद से लिखने की टेंशन नहीं है, आप सिर्फ फोकस कर रहे होंगे टीचर के ऊपर। आपकी 90% जो एफर्ट है राइटिंग की वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइंड मैप आपके साथ शेयर करूंगा। फिर उसके बाद है कि मेंटीमीटर ब्रेनस्केप, ये क्या है ये मैं वक्त आने पे आपके साथ शेयर करूंगा, अभी मैं शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, ये क्या है? बहरहाल ये माइंड मैप आपको समझ आ गया ना, मैं माइंड मैप किसको कह रहा हूँ। ये एक पेज के ऊपर आपके आज के लेक्चर के सारे लोग, आपको ये जो माइंड मैप दिया जा रहा है ना, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अगर आप घर जाके सिर्फ इसको पढ़ लें और समझ लें, आपको किताब याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर जो चीजें अगर आप याद कर लिया करें ना, किताब याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, पढ़ लें किताब को, याद करने की जरूरत नहीं है, याद सिर्फ यही करने ये भी चल जाएगा। ठीक है, बल्कि कुछ स्टूडेंट तो ये कहते हैं सर आखिरी दिन में हमने किताब खोली नहीं, बस ये रिवीजन की और पेपर दे के चले गए, तो पास भी हो जाता है। लेकिन याद रखें, पढ़ना जरूर है, आपने किताब को पढ़ना जरूर है, लेकिन याद कहां से कर लें? या चाहे तो किताब से भी कर लें, लेकिन चाहे तो इन माइंड मैप से भी कर लें। जी वो डिस्कशन होगी। हाँ, लेक्चर प्लान, लेक्चर कैसे चलेगा। अब ये सुन, ये वो चीज है जो मेरे लिए है, इसका फायदा मुझे, बाकी जो चीजें थी ना इनका फायदा आपके लिए था। ये वो चीज है जिसका फायदा मुझे होगा कि मैं डेली बेसिस के ऊपर लेक्चर को कैसे लेके चलूंगा। हर रोज मैं आऊंगा, सबसे पहले आपको माइंड मैप उस लेक्चर का शेयर कर दिया जाएगा, मैं आके फिर आपके साथ शेयर करूँ, उसके ऊपर लिखा होगा माइंड मैप के ऊपर क्या लेक्चर नंबर कौन सा है, कंसेप्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हमारी बुक में या कि बुक में कहाँ डिस्कस हुए हैं उसका रेफरेंस, और होम असाइनमेंट क्या है। देखिए आपको अभी जो माइंड मैप दिया है इसमें लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 1, इसमें कंसेप्ट लिखा हुआ, कंसेप्ट क्या लिखा हुआ, ओरिएंटेशन, रेफरेंस और होम असाइनमेंट नहीं लिखी होगी क्योंकि आज कोई ऐसी चीज बड़ी नहीं है। लेकिन कल से जो आपको माइंड मैप दिया जाएगा उसमें रेफरेंस और होम असाइनमेंट भी होगी। रेफरेंस का मतलब क्या है, आई कैप की या हमारी बुक नोट्स में ये किस जगह पे कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस करा, ताकि घर जाके जब आपने पढ़ना है तो पढ़ सके। और होम असाइनमेंट क्या है, रिटन फॉर्म में जो आपने क्या क्वेश्चन करना है। फिर इसके बाद मैं कंसेप्ट को डिस्कस किया करूंगा, जैसे अभी ये सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं मैं। कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए हम पास्ट पेपर की भी कुछ एग्जांपल शेयर करेंगे, केस स्टडी भी डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चंस होंगे, दरमियान में ब्रेक लेके आपके क्वेश्चंस भी आपसे आंसर किया करूंगा क्वेश्चंस को। फिर इसके बाद हम एक छोटा सा कोशिश करेंगे
कि 2 मिनट के अंदर पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करवा दें, एंड पे 2 मिनट्स क्विक रिव्यू। अच्छा, ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो जब कभी मैं भूल जाऊँ ना, आपने मुझे याद करवा देना है, सर यार 2 मिनट की क्विक रिवीजन कर दें ताकि जो कुछ आपने 1 घंटे में पढ़ाया ना 2 घंटे में सारा कुछ ताज़ा हो जाए। तो ये मुझे बता दिया कीजिएगा, एंड में मैं क्विक रिवीजन करवा दिया करूँगा। फिर हम सेल्फ एवेल्युएशन टेस्ट कंडक्ट करवाया करेंगे विद इमीडिएट फीडबैक, ठीक है। ये होगा मेंटीमीटर के जरिए से, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा क्या चीज़ है। पास पेपर की डिस्कशन होगी, आपको बताया था ना, हर कंसेप्ट के साथ पास पेपर। ऐसा नहीं है कि चैप्टर कंप्लीट हुआ फिर पास पेपर की डिस्कशन करवानी है, नहीं, हर कंसेप्ट के साथ पास पेपर। आपको पता चले कि सर ने हमें जो पढ़ाया है क्या उसकी बेस पे हम पास पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और फिर उस पास पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके बड़े थे ना जिन्होंने ये पेपर अटेम्प्ट किया, उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं। क्योंकि आप एग्जामिनर कमेंट शायद नहीं पढ़ के आए होंगे, लेकिन मैं तो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के आया हूं। और फिर रिवीजन कैसे करनी है, इसके लिए फ्लैश कार्ड्स होंगे इलेक्ट्रॉनिकली। ये होता है ब्रेनस्टॉर्म, ये ब्रेनस्केप, उस सॉफ्टवेयर के, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। ये था हमारा ओरिएंटेशन। आज के ओरिएंटेशन में हमने 2 मिनट की क्विक रिवीजन कर लें। बिल्कुल, आज के ओरिएंटेशन में सबसे पहले हमने टीचर का इंट्रोडक्शन पढ़ा। टीचर कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपको पढ़ा रहा है। कोर्स कंप्लीट होगा 30 जुलाई तक होगा, तकरीबन 90 लेक्चर्स होंगे। बार बार आपने नहीं पूछना कि सर कितने लेक्चर मजीद होंगे, टोटल 90 लेक्चर हैं, जितने होंगे उनको माइनस कर दे, बाकी उतने होंगे। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लीगल नेचर का है, इसमें एमसीक्यूज भी होंगे और ज्यादातर केस स्टडीज होंगी। हमने खास तौर पे केस स्टडीज को अटेम्प्ट करना है, और आप लोगों की केस स्टडी चूंकि पास में नॉर्मली ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की होती, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की हमें जरूरत होगी। 50 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा, 35% रटे वाले क्वेश्चन, 50% केस स्टडीज। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कोशिश करें मोबाइल की बजाय लैपटॉप या कंप्यूटर को इस्तेमाल करें, रेगुलर स्पीड के साथ डेली पढ़ें, मोबाइल फोन से दूर रहें। ये मोबाइल फोन तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एडवाइस है और आपके लिए भी, इससे दूर रहें, ये प्रोडक्टिविटी को खा जाता है मोबाइल। रेगुलर अटेंटिव होना है क्लास में, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन पूछने से ना शर्माएं, ठीक है। सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं होती, इससे इंसान सीखता है। वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। स्टडी मटेरियल 2 ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करें। कौन कौन सी ऑप्शन है स्टडी मटेरियल में? आईकैप की बुक भी यूज कर सकते हैं और हमारी इंस्ट्रक्टर की बुक भी, दोनों में से जो आपका दिल करे। मेरी रिकमेंडेशन क्या है? इंस्ट्रक्टर की बुक यूज करें। ऑफिशियल और इसमें सिंपल, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते फिर यूट्यूब के वाले जाएं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा दोस्त ढूंढ लें जो करंटली किसी टीचर से पढ़ रहा हो, ताकि उस सब्जेक्ट की कुछ आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई रिवीजन वगैरह आती है तो वो आपको बता दिया करें। वरना बेहतर यही होता है, पीस ऑफ माइंड इसी में है कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं टीचर के साथ घर जाके सो जाएं। तबाही भी फिर गई ना सब्जेक्ट में, टीचर की जिम्मेदारी है, वो आपको सारा कुछ फिट करके देगा। मेजर रीजन फेलियर की क्या है? रीजनल प्रैक्टिस नहीं करते, काउंटिंग की कर लेते हैं, थ्योरी व लॉ की रीजनल प्रैक्टिस नहीं करते, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, सिलेक्टिव स्टडीज, छुट्टियां, दूसरे के क्वेश्चंस को नहीं सुनते। अगर ये सब्जेक्ट पास करना है डेली कितना पड़ेगा? 2 घंटे डेली। होम असाइनमेंट्स को ज़बानी कलामी करना है या रिटन फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। हमारा सिलेबस कवरेज कैसे होगी? स्मूथ का मतलब क्या है? जितना लेक्चर का बर्डन पहले लेक्चर में, जितना बर्डन पहले उतना ही बर्डन आखिरी लेक्चर में। ये मेरी इस बात को लिख लें और आखिरी लेक्चर में चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इस बात पे आप मुझे खरा पाएंगे। रियल वर्ल्ड केस स्टडीज क्लास में डिस्कस करेंगे हम। फिर इसके बाद टेस्टिंग वगैरह होगी। माइंड मैप आपको इंशाल्लाह डेली प्रोवाइड करूंगा। मैं भी कभी कभार किसी वजह से प्रोवाइड ना कर सकूं, लेकिन इंशाल्लाह डेली प्रोवाइड करूंगा। फिर इसके बाद आपकी कुछ टेस्टिंग होगी, ऑनलाइन टेस्टिंग होगी, और रिवीजन के लिए कुछ प्लान किया हुआ मैंने, जो मैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ शेयर करूंगा। ये था हमारा आज का ओरिएंटेशन का लेक्चर, जिसमें हमने कोई लॉ का कंसेप्ट तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन पूरे सेशन को हम किस तरीके से लेके चलेंगे, क्या क्या चीज़ें शेयर कर रहे होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए, अच्छा, कल से अब हम लीगल कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होगा वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको प्रोवाइड करना है, आपने सिर्फ क्लास में आके बैठ जाना है। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।